नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले क्लास 7th हम पूरा कवर कर चुके हैं। क्लास 8th में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ये है चैप्टर 3, इसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो बेसिक इसकी समरी को समझने की हम यहाँ बात करेंगे। और जो चैप्टर है हमारा वो है साथियों खनिज और शक्ति संसाधन, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये समझे कि खनिज संसाधन होते क्या हैं, ठीक है, इन्हीं की हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे हमें केवल काम की चीजें पढ़नी है। तो अगर हम खनिज संसाधनों की बात करें तो साथियों खनिज संसाधन क्या है। देखिए खनिज संसाधनों की बात करें तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज होता है। खनिज क्या है बेसिकली, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज है। ठीक है, खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह खनिज जो है एक जैसे रूप में मिल रहे हैं, नहीं, वे किसी विशेष क्षेत्र में शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। यहां पर खनिज तो है लेकिन इनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो खनिज तो पाए जा रहे हैं बट इनका निष्कर्षण नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग थलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए खनिजों का जो है विभाजन किया गया है। तो लिखा हुआ है पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मूल तौर से इनको दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। कि तो खनिज जो है मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटे हुए हैं। ठीक है, पहले है धात्विक खनिज यानी मेटालिक और दूसरे हैं अधात्विक यानी नॉन मेटालिक। ठीक, जिनमें धातु का अंश है वे धात्विक खनिज है। और धात्विक खनिजों को भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, लौह और अलोह। यानी जिनमें आयरन किसी न किसी रूप में उपस्थित होगा वो लौह खनिज होंगे, और जिनमें आयरन किसी रूप में उपस्थित नहीं होगा बल्कि अन्य धातुएं होंगी उन्हें अलोह खनिज कहा जाएगा। और जिनमें धातु का कोई अंश होगा ही नहीं उन्हें कहा जाएगा अधात्विक। बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। शैल क्या होता है, शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है ना। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा सकती है, मतलब की जा चुकी है, जिनमें से केवल 100 अयस्क खनिज अयस्क समझे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और वैद्युत को संचालित करती है, और जिनमें द्युति या चमक, द्युति का मतलब है चमक, है ना, द्युति या चमक पाई जाती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैग्नीज है, बॉक्साइट है, लौह अयस्क है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, जैसे मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिजों में लोहा नहीं होता किंतु अन्य धातुएं होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है। तो इनमें जैसे क्या है, इनमें जो है धातु मतलब लोहा नहीं है लेकिन अन्य धातुएं यहाँ पर मौजूद आपको मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे देखिए, आगे देखिए। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। देखो जरा, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। ठीक है साथियों, आगे देखो। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। ठीक है, इनमें भी किसी भी प्रकार का
धातु नहीं पाया जाता है, किंतु ये खनिज है। खनिजों को खनन, प्रवेदन तथा आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है ना। अब खनिजों का निष्कर्षण किस किस तरीके से होता है? खनन से होता है, प्रवेदन से होता है। प्रवेदन का मतलब है एक पाइप डाल देना नीचे जमीन में, और आखनन से होता है। खनन को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, विवृत खनन और कूपकी खनन। ठीक है। हिंदी के शब्द थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड है, इनको जरा देखिए। चलिए आगे देखो। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। ठीक है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। खनन वेदन, जिन्हें कूपक कहा जाता है, अधिक गहराई में स्थित निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनिज कहते हैं। जैसा मैंने बताया ना, एक मतलब कुआं बना करके पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के काफी नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहा जाता है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, उसे आखनन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांत्रित शैलों में, जबकि कुछ अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है। धात्विक खनिज आग्नेय कायांत्रित शैल समूहों, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। धात्विक खनिज आपको कहां मिलेंगे? आग्नेय तथा कायांत्रित शैल समूहों में। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो में तांबा निकिल के निक्षेप। ठीक है। अच्छा, ये चीज यहां पर महत्वपूर्ण है, इसको जरा आप देख लो। ठीक है। इसको जरा आप देख लो कि उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो में तांबा तथा निकिल। ठीक है। ये सब यहां मिल रहा है। ठीक। और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांत्रित शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में आध्यात्मिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेपों और अल्जीरिया के फास्फेट स्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ये बात पेपर में पूछी जा चुकी है कि बताइए कहां मिलेंगे आपको कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब एक एक करके यहां पे थोड़ा जानकारी दी गई है। देखो, क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, यानी स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आ सकती है कि बताइए वह कौन सा देश है जहां पर कोई भी खनिज संसाधन नहीं पाया जाता। आपका जवाब होगा स्विट्जरलैंड। चलिए अब एक एक करके महाद्वीपों के बारे में यहां बताया गया है कि किसमें क्या खनिज मिलता है। देखो जरा देखते हैं। लिखा हुआ है चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। एशिया महाद्वीप आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है पूरी दुनिया का। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के निक्षेप भी पाए जाते हैं। ठीक है। चलो आगे देखो। आगे देखिए, यूरोप की बात करें। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकिल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, एप्लेशियन प्रदेश, पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबे का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का एप्लेशियन प्रदेश में होता है। यानी ये सब आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलने वाले हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टास और हीरा के विशाल निक्षेप भी पाए जाते हैं। खनिज तेल में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। खनिज तेल यहां पर मिलता है। ठीक है, आगे देखो यहां पे कोई लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है, विश्व का प्राचीनतम शैल है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ बाद। ये पेपर में पूछी जा सकती है बात। बताइए दुनिया के सबसे प्राचीनतम शैल आपको कहां मिलेंगे? तो दुनिया के सबसे प्राचीनतम शैल आपको मिलेंगे साथियों कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलो आगे देखो। अफ्रीका की अगर बात की जाए तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना, प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल के क्षेत्र में नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें साथियों, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगूरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के बड़े निक्षेप हैं। पेपर में पूछे जाने वाली बात है साथियों, आप इसको याद रखिए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगूरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है साथियों। ठीक है, कूलगार्डी की खदानें कहां पर स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में। चलो आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। यानी अंटार्कटिका में बहुत सारे जो है आपको खनिज मिलेंगे। ट्रांस अंटार्कटिकन पर्वत में कोयले तथा पूर्व अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अब हम देखते हैं खनिजों का यूज क्या है, खनिजों का उपयोग कहां हो रहा है। तो देखो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है, जैसे रत्न बनाने के लिए, ठीक है, आभूषण बनाने के लिए। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के को लेकर पाइप बनाने तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज भी प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। पेपर में पूछे जाने वाली चीज है कि एल्यूमिनियम कहां से प्राप्त होगा? बॉक्साइट से। ठीक है ना। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन बनाने में होता है। अब खनिजों का संरक्षण कैसे हो सकता है, जरा ये समझते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि खनिजों को दोबारा से नया नहीं किया जा सकता। एक बार जो खनिज आपने इस्तेमाल कर लिया उसे बनने में करोड़ों साल लगेंगे, तो ये नवीकरणीय नहीं है, सिंगल यूजेबल है। बस केवल सिंगल यूज ही आप इसका कर सकते हो, दोबारा इस्तेमाल में नहीं आएगा। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी का घटना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। यानी इसको हम रिसाइकल करें इस तरीके से, ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बार यूज किया उसके बाद हम उसे फेंक दें, तो हमें ऐसा कुछ प्रयोग करना चाहिए जिससे हम एक से अधिक बार भी उसको प्रयोग में ला पाए, जिससे बेहतर ढंग से वो दोबारा रिसाइकल हो पाए। चलिए आगे देखते हैं। खनिज शक्ति संसाधनों की बात होगी। सनी की मां अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने, मतलब गीजर है ये, गाइजर नहीं है, बटन दबाने से करती है। सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है, यानी प्रेस करती है। ब्लेंडर में संतरे का जूस निकालती है, इस तरीके से। सनी क्या आपने स्नान कर लिया, ये सब सारी चीजें है ना। और फिर वो उसे बोलती है कि पंखे का बटन बंद करना ना भूलें, है ना। हाँ, ये सब चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपने उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो हमारे शक्ति खनिज है, दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है ना। पहले हैं परंपरागत और दूसरे हैं गैर परंपरागत। तो पहले परंपरागत अगर हम ईंधनों की बात करें तो वे ईंधन जो लंबे समय से उपयोग में चले आ रहे हैं उन्हें परंपरागत ईंधन कहा जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्या? जीवाश्म ईंधन जो है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब तो हमारे परंपरागत ईंधन है ना। ठीक है, वही सब बताया गया यहाँ पे। अच्छा देखो,
अब जैसे खनिज तेल जो है हमारे, खनिज तेल के लाभ क्या है, आसानी से इनको हम ट्रांसपोर्ट का मतलब इससे आसानी से ट्रांसपोर्टेशन इनका हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, टैंकर के माध्यम से, ठीक है। हानि क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि जब हम तेल को एक देश से दूसरे देश में लेकर के जाते हैं तो बहुत बार तेल लीक कर जाता है, समुद्री सतह पर फैल जाता है, तो जो समुद्री हमारा जीवन है, जो मरीन लाइफ है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है यहाँ पर, है ना, ठीक। अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो इसका लाभ ये है कि इसको भी आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो पाइपलाइन के माध्यम से, और कोयले और तेल से ये कम जो है पॉल्यूशन करती है और सस्ती भी है, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा के जो परंपरागत साधन हैं उनसे देखो लाभ क्या है, जैसे हम कोयले की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, इनका लाभ क्या है, तो लाभ ये कि आसानी से मिल जाते हैं। अब जैसे अगर हम देखें तो आज के समय में भारत में इलेक्ट्रिक कार का बहुत बड़ा क्रेज है, लोग इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं, लेकिन आज भी एक भारत का बहुत बड़ा वर्ग इलेक्ट्रिक कार को लेना नहीं चाहता। मुझसे ही अगर कोई कहे कि क्या मैं इलेक्ट्रिक कार लूंगा, तो मैं बहुत सोचूंगा इस बारे में कि क्या मैं इलेक्ट्रिक कार लूं, इसलिए कि मान लो इलेक्ट्रिक कार का एक लिमिट है ना, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। इमेजिन करिए मैं अपने परिवार के साथ एक यात्रा पर रहा हूं, है ना, कोई बैटरी में मान लीजिए खराबी हो गई, या मान लीजिए 200 किलोमीटर की रेंज की जगह 150 किलोमीटर रेंज दिया और वो एक सुनसान इलाके में जाकर के खड़ी हो गई, तो फिर मैं उसे कैसे चार्ज करूंगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल अगर किसी की गाड़ी में खत्म हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है, तो ये कितनी समस्या नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल हर जगह उपलब्ध है, हर जगह, लेकिन हर जगह चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, तो ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर, इसीलिए ज्यादातर लोग इसको आकर्षित नहीं हो रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है ना। और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है कोयला पेट्रोलियम आसानी से, है ना। लेकिन इससे हानि भी है, जैसे हानि क्या है कि भैया ये प्रदूषण फैलाते हैं, ऑब्वियस बात है, आप पेट्रोल डीजल यूज करोगे, कोयला यूज करोगे तो पॉल्यूशन होगा ही होगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव में भी वृद्धि करता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आप कोयला पेट्रोल डीजल यूज करेंगे तो ग्रीन हाउस बढ़ेगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है ना। भाई यही चीज है जो है सेम कोयले के लिए है कि आसानी से उपलब्ध है और इससे हम बिजली बनाते हैं, लेकिन इससे हानि भी है कि ऑब्वियस बात है प्रदूषण होता है। जल विद्युत की अगर हम बात करें साथियों, तो जल विद्युत जो है एक प्रदूषण मुक्त स्रोत है, ये इसका पहला लाभ है ना। अगर आप पानी से बिजली बना रहे हो तो पहले तो ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री है, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। सिंचाई और मछली पालने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, सस्ती भी है ना। हानि क्या है कि मान लीजिए अगर आपने कोई डैम बनाया, तो पहले तो डैम बनाने में बहुत सारा रुपया खर्चा होगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है, डैम बनाने में अच्छा खासा अमाउंट खर्चा होगा। इसके अलावा मान लीजिए डैम में अगर कल को कोई दिक्कत आ गई, डैम टूट गया या कोई भी ऐसी स्थिति आती है, तो फिर इससे बहुत बड़ा जनहानि हो सकती है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखो, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, इनके निर्माण की दर उससे कहीं अधिक है, इसीलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। अब चाहे कोयला हो या पेट्रोलियम हो, बनने में तो लाखों साल लगते हैं, करोड़ों साल, लेकिन खर्च होने में कितना समय लगता है? कुछ नहीं, बस कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा। तो बस यही है, तो हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं जबकि बनने की दर कम है, इसीलिए डिसबैलेंस हो गया है मामला। अच्छा, अब देखो जरा कोयले की यहाँ पर बताया गया है, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त होने वाली विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसीलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अंतर्हित धूप है ये, है ना। चलो आगे देखो, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झारिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में मौजूद है। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपको साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े और काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। यह शैलों की परत में मध्य में पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है, यानी वहां से निकाला जाता है। इसके बाद इसे साफ करने के लिए हम भेज देते हैं कहां पर? लैब में।
मतलब लैब से मतलब जो हमारे रिफाइनरीज हैं वहां पर हम इसे भेज देते हैं, और वहां पर क्या होता है, इससे बहुत सारी चीजें बना ली जाती हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, ग्रीस इत्यादि सब जो है हम इससे बना लेते हैं, है ना। क्योंकि ये अधिक मूल्यवान है, पेट्रोलियम मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर है ना, क्योंकि जो है ये यहीं पाए जाते हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के डेल्टा है। आगे बात करते हैं नेचुरल गैस की। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है तथा तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है ना। हमारे पास जीवाश्मीय ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मीय ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पे। अगर आप लगातार इनका प्रयोग करते रहोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक टंकी टपक रही हो। एनसीईआरटी के अनुसार ही अगर एक नल जो टपक रहा है वो साल में 1200 लीटर पानी खराब कर देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक सिंपल सा नल जो समान रूप से टपक रहा है, अगर आप उसे बंद ना करें तो साल भर में 1200 लीटर पानी बर्बाद कर देगा। आप सोचिए तो कितना खतरनाक है ये हमारे लिए, है ना। चलिए आगे जल विद्युत के बारे में बताया गया है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका प्रयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर तथा दामोदर घाटी है। यहाँ पर देखिए एक बहुत बढ़िया डायग्राम है। ये देखो, ये है एक बड़ा सा डैम। यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, पानी को यहाँ से नीचे गिराते हैं। जब पानी यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पर लगी हुई है टरबाइन। ये टरबाइन जब घूमती है तो इसके साथ जुड़ा हुआ है जनरेटर। टरबाइन घूमेगी, जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, बिजली बनेगी और इसी बिजली को हम लोग भेज देते हैं आगे। आगे देखो, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मीय ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार चलता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। आगे देखिए, सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने के लिए तथा यातायात संकेतकों में भी होता है। अब देखो यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, जैसे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से देखो लाभ क्या क्या है और हानि क्या क्या है। देखो, पवन ऊर्जा से लाभ है ये कि प्रदूषण मुक्त है। आपने एक बार पवन चक्की लगा ली, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, एनर्जी मिलती रहेगी। दूसरा, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की लागत बहुत कम है। जितना खर्चा होगा लगाने में होगा, उसके बाद कोई खर्चा नहीं और बहुत सुरक्षित है। हानि क्या है भैया, पवन ऊर्जा से ध्वनि प्रदूषण होगा। चक्की चलेगी, जब पवन चक्की चलेगी थोड़ा बहुत ध्वनि प्रदूषण होगा। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है ना। इसके अलावा पवन चक्कियां जब चलती हैं तो रेडियो तथा दूरदर्शन के जो इनका प्रसारण है उसमें हानि पहुंच जाती है और पक्षियों के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, बड़े बड़े पंखे होते हैं। वो पंखे जब घूमेंगे तो उनसे पक्षी टकरा जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। ठीक है। ऐसी सौर ऊर्जा में देखो, सौर ऊर्जा में लाभ क्या है कि बिल्कुल ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है, कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। हानि क्या है कि खर्चीला है
और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बाद होती है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, पॉल्यूशन फ्री है, कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन हानि क्या है कि वन्य जीवों का आवास समाप्त होगा और इसको यूज करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। असमाप्य का मतलब हुआ कभी खत्म नहीं होगा। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल को निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों से तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में उल्लेखनीय है। आगे देखो परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थों जैसे यूरेनियम और थोरेनियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ जो है नाभ के रिएक्टरों में नाभ के विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। आगे देखो भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयोग की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने तथा नहाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक है। हाँ, आगे देखो। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? ज्वारीय स्टेशन देखो, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध बनाने से किया जाता है। उच्च ज्वार के कारण देखो बेसिकली होता क्या है कि ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये डैम बना दिया। जब ज्वार आएगा तो उसमें पानी भर जाएगा और पानी भर जाएगा तो उस पानी से हम क्या करेंगे, एक जनरेटर चलाएंगे और जनरेटर चला करके हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। वही सब यहाँ पर बताया गया है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांधों में स्थापित टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अवशिष्टों को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है तथा इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वोपरि है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें तथा ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ठीक है, ये था हमारा आज का चैप्टर। थोड़ा सा लंबा था लेकिन चैप्टर हुआ खत्म। और यहाँ पर देख लो, ये कुछ सवाल हैं, इनको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक, विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक है, हाँ, यही सब सवाल हैं, आप तो देख लो। इनमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।